Hello, students. How are you all? I hope you all are doing well. And today we're going to study a very inspiring chapter जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो यहाँ इस चैप्टर को जब तुम पढ़ोगे ना तुम्हें पता चलेगा जो हमारे पास सोर्सेज है, जो हमारे पास इवन हमारी बॉडी है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। होता है ना, हमारी लाइफ में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आए, एक छोटा-सा चैलेंज क्या आया, सर पकड़ के बैठ जाते हैं, है ना? भगवान से कंप्लेंट करने लग जाते हैं कि भई हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है भगवान जी, हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों डाल दी हैं? लेकिन आज तुम्हें पता चलेगा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनकी लाइफ में इतनी बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम्स हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम उनके सामने कुछ भी नहीं है, ठीक है? और उसके बावजूद, उन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद उन्होंने इतने बड़े-बड़े मुकाम हासिल करे हैं, इतने बड़े-बड़े कॉम्पिटिशन्स जीते हैं कि आज उनका नाम आसमान छू रहा है, ठीक है? तो आज एक ऐसी ही कहानी पढ़ने वाले हैं, एक ऐसा ही इंटरव्यू देखने वाले हैं, जिससे बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलने वाली है तुम्हें, ठीक है? तो तुम्हें पता चलेगा इतनी इंटरेस्टिंग, इतनी प्यारी ये जो स्टोरी है, स्टोरी नहीं एक इंटरव्यू है एक प्लेयर का, तो तुम्हें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है एंड आई एम सो हैप्पी कि ये चैप्टर तुम्हारे सिलेबस में दिया है सीबीएसई ने। तो फटाफट से शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हमारे चैप्टर का नाम क्या है? द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। क्या नाम है चैप्टर का? द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। तो नाम से ही तुम्हें पता चल रहा है द वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब दुनिया, यस। कैसी दुनिया जहाँ पे लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज हैं, जिनकी कोई लिमिट नहीं है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज, एक ऐसी दुनिया के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे हम जानेंगे पैरालंपिक्स। जो पैरालंपिक्स, ये सिंबल होता है। पैरालंपिक्स क्या होते हैं? ओलंपिक तो तुम्हें पता ही है ना, ओलंपिक गेम्स जो होते हैं। पैरालंपिक्स भी एक ऐसे ही गेम्स होते हैं, ठीक है? ओलंपिक्स में कैसे अलग अलग गेम्स के कॉम्पिटिशन्स कराए जाते हैं बहुत ही बड़े लेवल पर, है ना, जहाँ पे अलग अलग कंट्रीज से प्लेयर्स आते हैं, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं और जिस भी गेम में उनकी माहिरता होती है, जिस भी गेम में वो अपना बेस्ट ट्रेन होके आते हैं, वो वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, है ना? तो पैरालंपिक्स क्या होता है? पैरालंपिक भी सेम होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है, जहाँ ओलंपिक्स में हम जैसे नॉर्मल लोग जाते हैं और अपना प्रदर्शन करते हैं अपने गेम का, वहीं पैरालंपिक्स में वो लोग जाते हैं जिनके साथ कोई प्रॉब्लम होती है। जैसे जिनके सपोज करो कोई डिसेबिलिटी होती है, जैसे किसी का हाथ नहीं होता, पैर नहीं होता, हियरिंग पावर अच्छी नहीं होती, आई साइड वीक होती है, ऐसे और भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है किसी के साथ, तो वो लोग वहां पर जाते हैं और अपना गेम शो करते हैं, वहां पर कॉम्पीट करते हैं और लोगों से, ठीक है? तो वो होता है पैरालंपिक्स, ठीक है? तो चलो ये चैप्टर शुरू करते हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, कौन सी कहावत? एक बहुत ही पॉपुलर सी कहावत है, जो यहाँ पर इस चैप्टर में हम कह सकते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो एक्चुअली ये बात है कि अगर आप कोशिश करो ना तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हो। वो यहाँ पर आप देखो, ये पिक्चर जो आपको दिख रही है, कौन है ये बताओ? कमेंट में बताओ फटाफट से, जिस जिसको पता है ये किसकी पिक्चर है। ये है शीतल देवी, हमारी इंडिया की ही एक मोस्ट पॉपुलर एंड वेरी बेस्ट कॉम्पिटिटर, अ प्लेयर है ये। इन्होंने आर्चरी में बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। इन्हें अर्जुना अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। और देखो इनके दोनों हाथ नहीं हैं, इनके दोनों हाथ नहीं हैं और सिर्फ पैरों से इन्होंने आर्चरी सीखी, उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की, ट्रेन किया खुद को और बहुत बड़े पैमाने पे जाकर, बहुत बड़े लेवल पे जाकर बड़े से बड़े खिलाड़ियों को कम्पीट किया और वहाँ पे मेडलिस्ट बनी है वो, ठीक है? तो देख सकते हो जब ये इतना कुछ कर सकते हो तो तुम क्यों नहीं कर सकते भई? है ना? तो अपनी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स पे रोना छोड़ दो और आगे बढ़ो, मेहनत करो। तो फटाफट से अपना चैप्टर अब शुरू करते हैं यहाँ पे। ये पैरालंपिक का लोगो होता है, जैसे ओलंपिक का हमारा क्या होता है, उसमें 5 रिंग्स होते हैं ना ऐसे करके। कौन-कौन से कलर होता है वो तो मुझे कमेंट में बताओ, ऐसे करके होता है कुछ, ओलंपिक का लोगो। ये पैरालंपिक का होता है ऐसे ही, ठीक है? तो शुरू करते हैं हमारा जो ये चैप्टर है आज का, द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। Ever wondered what happens when incredible athletes defy the odds and showcase their exceptional skills on a global stage? तो यहाँ पे कहा गया है, कभी सोचा है? Ever wondered क्या होता है when, जब incredible यानी कि जो बड़े अमेजिंग प्लेयर्स होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जब वो जो बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको हरा के क्या करते हैं? शोकेस दिखाते हैं अपने एक्सेप्शनल स्किल्स ऑन अ ग्लोबल स्टेज, यानी कि अपने स्किल्स, अपने
स्किल्स जो उन्होंने ट्रेनिंग की है, अपना जो बेहतर गेम दिखाया है, यानी कि जो प्रैक्टिस करके आए हैं, जो ट्रेनिंग करके आए हैं, अपने जो स्किल्स है जब वो शोकेस करते हैं एक बड़े स्टेज पर, एक बड़े लेवल पर, एक ग्लोबल लेवल पर, तो क्या होता है उस टाइम पे? कैसे उनके अंदर वो शक्ति आती है उन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने की, उन सारे जो चैलेंजेस होते हैं उनकी लाइफ में उनको खत्म करने की। कभी सोचा है कैसे वो सब करते हैं? कैसे वो उन सारी प्रॉब्लम से, उन चैलेंजेस से कम्पीट करके उस लेवल पर पहुँचते हैं? अपने स्किल कैसे वो उस ग्लोबल लेवल तक पहुँचाते हैं और उस ग्लोबल स्टेज पर शो करते हैं? वेल चलो एंटर करते हैं एक ओलंपिक गेम, वर्ल्ड ऑफ ओलंपिक गेम्स में। एक ओलंपिक गेम्स की दुनिया में एंटर करते हैं। अ थ्रिलिंग सेलिब्रेशन ऑफ रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू ओवरकम क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। यानी कि जो डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस मतलब क्या होता है? परिस्थितियां, जो मुश्किल परिस्थितियां होती हैं उनसे ओवरकम करने की जो एबिलिटी होती है, क्विकली ओवरकम कर लेते हैं ना। अगर मुश्किल से कोई भी परिस्थिति आ गई उससे ओवरकम करना फटाफट से, वो जो एबिलिटी होती है उसे क्या बोलते हैं? रेजिलियंस बोलते हैं। ठीक है। थ्रिलिंग सेलिब्रेशन ऑफ रेजिलियंस एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। असाधारण टैलेंट किसका? एथलीट्स का। कौन सा एथलीट्स? विद लोकोमोशन। लोकोमोशन क्या होता है? रिलेटेड, यानी कि वो जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, जिनके बोन्स में, जॉइंट्स में, मसल्स में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिसेबिलिटी होती है, ऐसे एथलीट्स की यहाँ पे बात की गई है। सेंसरी यानी कि सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन्स कौन से होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना। किसी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिसेबिलिटी हो, कोई इंटेलेक्चुअल इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो, उन एथलीट्स की यहाँ पे बात करने वाले हैं। ओलंपिक्स गो बियॉन्ड द कंपटीशन। ओलंपिक्स सिर्फ कंपटीशन नहीं है, उसके अलावा उसके मतलब सिर्फ एक गेम, एक कंपटीशन से मतलब नहीं है ओलंपिक्स का। ओलंपिक का मतलब है एक ऐसी जीत जो आप छोटी छोटी चीजें होती है ना, स्टीरियोटाइप्स को हराना, लाइफ के कॉमन चैलेंजेस को हराना और बहुत बड़ी लड़ाई लड़के एक ग्लोबल लेवल पर, एक बड़े स्टेज पर पहुंचना। समझ रहे हो? एंड टू क्वेल, क्वेल मतलब टू ओवरकम स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं बताओ? स्टीरियोटाइप्स का मतलब होता है रूढ़िवादिता। यानी कि जैसे कोई भी हमारी पुरानी परंपरा चली आ रही होती है, ठीक है? जैसे पहले टाइम में सती प्रथा थी, है ना? या ऐसी कोई भी पहले पुराने ज़माने में कोई चल रही हो, ऐसी कुछ प्रथा, लेकिन आज के टाइम में हम उसे फॉलो नहीं करते क्योंकि वो गलत थी, वो खत्म हो गई, है ना? तो वैसे ही स्टीरियोटाइप्स चल रहे होते हैं कि जिनके साथ डिसेबिलिटी होती है, जिनके सपोज़ करो हाथ नहीं है जिन लोगों के, तो ऐसा लगता है कि भई ये तो कुछ कर ही नहीं पाएँगे, इनकी लाइफ़ तो बेकार है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। उनकी लाइफ़ बेकार नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्षमता है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, टैलेंट है। उन्हें सपोर्ट तो करो आप। और सपोर्ट भी नहीं करोगे, भाई उनके अंदर है ही इतना टैलेंट, वो अंदर से इतनी पावर होती है ना, भगवान ने उन्हें अलग तरीके की पावर दी हुई है कि वो तुमसे भी ऊपर पहुँच सकते हैं। ठीक है? जैसे कि पहुँचे भी हैं बहुत लोग, जैसे शीतल देवी हैं। एंड रीडिफाइन पॉसिबिलिटीज़। आगे देखते हैं। भारत डेब्यू इन द पैरालंपिक्स डेट्स बैक इन 1968। यानी कि भारत, हमारे इंडिया ने डेब्यूट, यानी कि डेब्यूट मतलब पहली बार जब पार्टिसिपेट किया था पैरालंपिक्स में, कब किया था? 1968 में किया था भाई। ठीक है। और पहला मेडल कब मिला हमारे इंडिया को? 1972 में मिला। कौन से गेम में? स्विमिंग में मिला था। ठीक है। सिंस देन, तब से मेनी इंडियन पैरालंपियंस have brought incredible honor to our country। और तब से ही हमारे कंट्री से, हमारे इंडिया से बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स जाते हैं और हमारी कंट्री के लिए मेडल जीत के लाते हैं। ठीक है। मतलब वो गेम जीतते हैं, वहां पर ऑनर हमारे इंडिया को प्राउड फील करवाते हैं। एक ऐसे ही पैरालंपियन है, एक प्लेयर है जिनका नाम क्या है? डॉक्टर दीपा मलिक। क्या नाम है? डॉक्टर दीपा मलिक। इनका ही इंटरव्यू हम पढ़ने वाले हैं आगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रहे। ठीक है। इनके बारे में पढ़ने वाले हैं जिन्होंने खेल रत्न, अर्जुन, पद्मश्री अवार्ड पाए हैं। इन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं भाई? देखो, खेल रत्न, अर्जुना और पद्मश्री अवार्ड मिले हैं इन्हें। एंड हैज लेफ्ट इंडेलाइबल। इंडेलाइबल मतलब क्या होता है? इंड्योरिंग और परमानेंट। एक परमानेंट मार्क छोड़ा है इन नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स
सॉरी एस्पायरिंग एथलीट्स के ऊपर, यानी कि एस्पायरिंग एथलीट्स कौन होते हैं, मतलब जो मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना, यूपीएससी एस्पिरेंट, सीसीएस एस्पिरेंट, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, है ना? किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप उस एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हुए। वैसे ही अगर एथलीट्स हैं, कोई किसी गेम की तैयारी कर रहा है, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, तो उस कंपटीशन का वो क्या हुआ? एस्पिरेंट हुआ। जैसे आप 9th क्लास के एग्ज़ाम के क्या हो? एस्पिरेंट हैं। आप 10th में आ जाओगे नेक्स्ट ईयर, तो 10th बोर्ड के एस्पिरेंट हो जाओगे, है ना? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि उन्होंने एक परमानेंट मार्क छोड़ा है उन एन नंबर ऑफ, यानी कि बहुत सारे एस्पायरिंग एथलीट जो हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन बनी है। कौन? दीपा मलिक थी, डॉक्टर दीपा मलिक। ये है हमारी डॉक्टर दीपा मलिक, ठीक है? और यहाँ पे देखो इस तरह से जिन लोगों के साथ कोई डिसेबिलिटी होती है, किसी के पैर में प्रॉब्लम होती है, किसी के हाथ में प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ और कोई प्रॉब्लम होती है, वो पैरालंपिक्स में जाते हैं। वहां पर किसी अपने एक पर्टिकुलर गेम में अपना क्या दिखाते हैं? अपना गेम दिखाते हैं, मतलब अपनी जो भी उन्होंने मेहनत की होती है उस गेम में, उसे शोकेस करते हैं, अपनी कंट्री को क्या कर रिप्रेजेंट करते हैं और मेडल्स लेके आते हैं, ऑनर फील करते हैं। अब इंटरव्यू शुरू हो रहा है यहाँ पे किसका? डॉक्टर दीपा मलिक जी का, जो कि एक इंटरव्यूअर ले रहे हैं। तो फटाफट से हम इंटरव्यू पढ़ते हैं क्या है। तो इंटरव्यूअर कहते हैं पहले हमारे, क्या बोलते हैं? नमस्ते। क्या बोलते हैं? नमस्ते मैम, इट इज माई प्रिविलेज, ये मेरा सौभाग्य है टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट अ फेमस पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक्स सच एज यू। वो कहते हैं नमस्ते मैम, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसी पर्सनालिटी से मिला हूँ, जो पैरालंपिक्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, ठीक है? फिर डॉक्टर दीपा मलिक क्या बोलती हैं? वो भी नमस्ते कहती हैं। बिलीव मी आई एम ट्रूली ऑनर्ड, कि मतलब मुझे खुशी हुई आपसे मिलकर, ये मेरा भी सौभाग्य है। वो भी नमस्ते उनका एक्सेप्ट करती हैं। देन अब हमारे इंटरव्यूअर क्या पूछते हैं? यू हैव बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल वुमेन पैरा एथलीट्स ग्लोबली बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमिटी। वो कहते हैं कि आपको 10 में से एक, वन ऑफ द 10th मोस्ट इंस्पायरिंग वुमेन एथलीट्स, वुमेन पैरा एथलीट, यानी कि जो विमेन पैरा एथलीट्स हैं, यानी कि पैरा एथलीट्स में जो विमेन लोग हैं, जो विमेन्स ने पार्टिसिपेट किया है, उनमें से जो टॉप मोस्ट 10 होंगी ना, टॉप 10 इंस्पिरेशनल विमेन हैं, उनमें से एक हैं आप। उनमें से एक आप हैं जिन्हें चुना गया है, जिन्हें कहा गया है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल विमेन है पैरा एथलीट्स में, ग्लोबली, पूरी दुनिया में, एंड बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, पैरालंपिक इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के द्वारा ये बोला गया है, ठीक है? हाउ डिड यू ब्रेव द odds टू बी हु यू आर टुडे? यानी कि आपने, आपका यहाँ तक का सफर कैसा रहा, आपने जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो चैलेंजेस आए, उनको कैसे ओवरकम किया और आप यहाँ तक कैसे पहुंचे, वो ये पूछना चाहते हैं। वो पहला क्वेश्चन यही करते हैं, किससे? डॉक्टर दीपा मलिक से। अब देखते हैं डॉक्टर दीपा मलिक इसका क्या आंसर करती हैं, क्या जवाब देती हैं। वो बताती हैं कि भाई मैं 29 ईयर्स की थी। कितने एज की? 29 ईयर्स की एज थी उनकी। और फिर क्या होता है, अचानक से एक बहुत ही दुखद ट्रेजेडी उनके साथ हो जाती है। क्या ट्रेजेडी हो जाती है कि भाई, वो बताती है, आई वाज डायग्नोस्ड विद स्पाइन ट्यूमर। उन्हें पता चलता है कि उनकी स्पाइन, यानी कि उनकी जो बैकबोन है, उसमें ट्यूमर है। ठीक है? ट्यूमर एक तरह की डिसीज होती है, एक तरह से आप समझ सकते हो अगर आपने साइंस में पढ़ा हो तो। मतलब किसी पार्ट में, बॉडी के किसी पार्ट में, वहां पर जो सेल्स होती है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली बढ़ने लग जाती हैं, ठीक है? और जो उनका टाइमिंग होता है सेल्स का, कि इतने टाइम तक एक सेल की लाइफ स्पैन होगी, वो वहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। मतलब वो ज़्यादा जीने लग जाती हैं सेल्स। उनकी जो लाइफ स्पैन है, लाइफ टाइम है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उस पार्ट में ग्रो करने लग जाती है। इस तरह का ये डिसीज़ होता है ट्यूमर, ठीक है? और डीपली तुम साइंस में पढ़ोगे इन फ्यूचर जाके, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो वो बताती हैं कि जब वो 29 इयर्स की थी, तो उन्हें एक बहुत ही बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है उनके साथ। क्या ट्रेजेडी हुई थी? एक दुखद प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब कि उनकी स्पाइन में, उनकी बैकबोन में ट्यूमर हो जाता है, जो कि एक बहुत बड़ी डिसीज़ है, ठीक है?
वो बताती कि फिर उनकी सर्जरी होती है, उनकी सर्जरी की जाती है और फिर से एक मिसफॉर्च्यून उनके साथ हो जाता है, ठीक है? क्या होता है, एक और उनके साथ दुर्घटना हो जाती है। क्या दुर्घटना हो जाती है कि जो डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं उस सर्जरी के बाद कि वो अब से सिर्फ व्हील चेयर पर रहेंगी, यानी कि उनकी आगे की लाइफ उन्हें व्हील चेयर पर बितानी पड़ेगी। वो बाउंड हो जाती हैं व्हील चेयर पर रहने के लिए उनकी आगे की लाइफ के लिए, क्योंकि उनका वेस्ट, यानी कि वेस्ट ये होती है हमारी, है ना? कैमरे में शायद मैं दिखाई ना दूँ। मतलब ये जो हमारी यहाँ पे होती है ना वेस्ट, इससे नीचे का जो पूरा उनका बॉडी था, उनके पैर जो थे वो पूरे पैरालाइज़ हो गए थे, यानी कि वो मूव नहीं कर सकती थी। तो वो बाउंड हो गई थी अपनी आगे की लाइफ व्हील चेयर पर बिताने के लिए, ठीक है? अब वो बताती है मेरे पास 2 चॉइसेस थी। दीपा मलिक के पास 2 चॉइसेस थी। पहली क्या थी? पहली ये थी स्क्वेंटर मतलब होता है वेस्ट, ठीक है? पहली थी स्क्वेंटर माय लाइफ इन रिमोन्स यानी रिग्रेट। पहली ये थी कि या तो मैं इस रिग्रेट में कि भई मेरे साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई, मुझे ट्यूमर हो गया, मेरी जो लोअर बॉडी है वो पूरी पैरालाइज़ हो गई है, अब मुझे व्हीलचेयर पर रहना पड़ेगा। इस रिग्रेट में मैं अपनी पूरी लाइफ बिता दूँ, इस शोक में, इस दुःख में। पहला ये हो गया उनके पास ऑप्शन। सेकंड चॉइस क्या थी? सेकंड ऑप्शन था ट्रांसफॉर्म इट टू द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। यानी कि वो बताती हैं कि सेकंड ऑप्शन ये था, सेकंड चॉइस ये थी कि मैं इस प्रॉब्लम को दुख ना समझ के एक अपॉर्चुनिटी समझूं और इसे एक किस में कन्वर्ट करूं, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज में। यानी कि जो पॉसिबिलिटी, यानी कि अभी भी जो मैं कुछ कर सकती हूँ ना अपनी लाइफ में वो करूं, और जो अपॉर्चुनिटीज हैं उन पे काम करूं, ठीक है? वो बताती हैं कि उन्हें स्पोर्ट्स बहुत पसंद था, उन्हें स्पोर्ट्स बहुत पसंद था और वो एक स्विमर भी थी। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया टू स्विच अ पैरा एथलीट्स एथलेटिक्स, कि वो अब एक पैरा एथलीट बनेंगी और पैरालंपिक्स के लिए प्रिपेयर करेंगी। दिस इज हाउ माई पैरालंपिक जर्नी बिगिन। और इस तरह से यहीं से उनकी पैरालंपिक्स की जर्नी हो जाती है शुरू, ठीक है? अब वो बताती है माय ब्रेक थ्रू मूवमेंट केम इन 2016, यानी कि उनका टर्निंग पॉइंट, यानी कि मेन पार्ट जब वो चर्चा में आई, जब उनकी इमेज थोड़ी दिखने लगी, जब लोग उन्हें जानने लगे, उनका मेन ट्विस्ट या कहें उन्होंने जो मेहनत की वो दिखी, उसका रिजल्ट, पहला रिजल्ट कब मिला उन्हें? 2016 में, रियो पैरालंपिक गेम्स में, जब उन्होंने सिल्वर मेडल जीता। कौन से गेम में? शॉट पुट में। शॉट पुट होता है एक गेम जिसमें एक बॉल होती है हैवी और वो थ्रो करनी पड़ती है इस तरह से, ठीक है? तो उस गेम में उन्हें कौन सा मेडल मिला? सिल्वर मेडल मिला 2016 में। कहाँ पे? रियो पैरालंपिक गेम्स में, ठीक है? तो उनकी पहली अचीवमेंट थी वो। अब वो बताती है इन हिंडसाइट आई फील इट वाज अ मूवमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री, यानी कि वो सारा जो था अब तक की जर्नी, उन्होंने मेडल जीता, वो सब खत्म होने के बाद, मतलब वो सारा फेज जब वो पीछे मुड़ के देखती हैं कि भाई मैंने सिल्वर मेडल जीता है, एंड पूरी जर्नी जो भी उन्होंने संघर्ष किया, जो लड़ाई लड़ी, जो चैलेंजेस फेस किए, उस सब के बाद वो फील करती हैं कि ये जो मूवमेंट था ना, ये मेरी पर्सनल विक्ट्री का मूवमेंट था। यानी कि उन्होंने अपनी जंग लड़ी और अब उन्होंने जीत हासिल की है उस सारे चैलेंजेस पर, उन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर, उन सारे चैलेंजेस को हराया है, ठीक है? एंड स्टेप फॉरवर्ड इन चेंजिंग परसेप्शंस, और उन्होंने एक स्टेप आगे बढ़ाया है किसमें? परसेप्शंस चेंज करने में। जो परसेप्शंस है ना लोगों के, जो लोग सोचते हैं कि भाई जिनके पैर नहीं है, मतलब पैर से वो ठीक से नहीं चल सकते या कुछ काम नहीं कर सकते, तो लोग सोचते हैं ना कि भाई ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, इनकी लाइफ का कुछ मोटिव ही नहीं रहा है, या उनकी लाइफ बेकार है। तो वो जो परसेप्शन है वो उन्होंने बदलने में एक स्टेप आगे बढ़ाया है, ठीक है? आगे देखते हैं। अब इंटरव्यूअर का क्या कहते हैं भाई? यू आर अ ट्रेल बजर। ट्रेल बजर, ट्रेल बजर का मतलब क्या है बताओ? ये रहा पियोनर और लीडर। वो कहते हैं कि आप एक लीडर हैं, द फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल पैरा एथलीट टू विन एन एशियन गेम्स मेडल इन एथलेटिक्स। ये वो बताते हैं कि भाई आप पहली भारतीय महिला हैं जो पहली भारतीय पैरा एथलीट हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीता है, ठीक है? क्या जीता है? मेडल जीता है। कौन से गेम में? एथलेटिक्स में, जो एशियन गेम्स हुए थे। और वो कहते हैं
आप और क्या है, इंडिया की पहली फीमेल पैरालंपिक मेडलिस्ट हैं अक्रॉस एनी स्पोर्ट्स, यानी कि इंडिया की पहली फीमेल हैं जिन्होंने पैरालंपिक में मेडल जीता है सभी स्पोर्ट्स में। सभी स्पोर्ट्स में मतलब सभी स्पोर्ट्स में उन्होंने नहीं खेला है, मतलब सारे गेम्स में से देखा जाए ना, तो एक पहली विमेन वो थी जिन्होंने किसी स्पोर्ट में मेडल पाया, मेडल जीता, मेडलिस्ट बनी है वो, ठीक है। एंड द फर्स्ट लिस्ट ऑफ फर्स्ट इज नेवर एंडिंग। और जो लिस्ट ऑफ फर्स्ट है, यानी कि वो पहली की क्या बनी, पहली इंडियन मेडलिस्ट बनी, पहली उन्होंने एशियन गेम्स में पैरा एथलीट थी, वो मेडल जीता जिन्होंने, ठीक है। तो ये पहला पहला जो था ना, इन्होंने फर्स्ट ये बनी, फर्स्ट मेडल जीता, फर्स्ट इंडियन पैरा एथलीट थी। तो फर्स्ट वाली जो लाइन है वो नेवर एंडिंग है, आपने इतने सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं, एक तरह से वो कह रहे हैं, ठीक है। वो क्या कहते हैं, यू हैव बीन बेस्टॉन्ड, यानी कि ऑनर्ड विद सेवरल कोवेटेड, कोवेटेड मतलब स्ट्रांगली डिजायर्ड बाय मेनी अवार्ड्स टू, ये ऑनर्ड मतलब होता है सम्मानित, ठीक है। यानी कि आपको बहुत सारे और जो अवार्ड्स हैं उनसे भी सम्मानित किया जाना चाहिए। आप उन सॉरी, यानी कि वो कह रहे हैं कि जो लोग डिजायर करते हैं ना कि भाई ये जो अवार्ड है काश मुझे मिले, मैं इतनी मेहनत करूँ, मैं उस लेवल पे पहुँचूँ। उन सब डिज़ायर्स को आपने पूरा किया है और आपने वो सारे अवार्ड्स जीते हैं, ऑनर आपने पाया है, एंड ऑफ कोर्स आप डिज़र्विंग भी हैं, है ना? वो डिज़र्विंग थी तभी तो उन्हें मिला। तो उन सब जितने हज़ारों लोगों की वो डिज़ायर वो आपने पूरी करी है। व्हाट डू दीज अकॉम्प्लिशमेंट्स मीन टू यू? ये सारे अकॉम्प्लिशमेंट्स आपके लिए क्या मायने रखती हैं? इन सबका आपके लिए क्या मतलब है? तो अब डॉक्टर दीपा मलिक आंसर करती हैं, आई ट्रूली अप्रिशिएट, वो अप्रिशिएट करती हैं ये सारे अकॉलेट्स, अकॉलेट्स मतलब ऑनर्स, सम्मान जो उन्हें मिले हैं, दैट हैव बीन शॉवर्ड ऑन मी, यानी कि वो कहते हैं ये सारे जो सम्मान जो मुझे मिले हैं, प्रेज किया गया है मुझे, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करती हूँ। दीज अचीवमेंट्स आर अ टेस्टिमोनी, ये सारे जो अचीवमेंट्स है ना, ये सारे जो अवार्ड्स हैं, ये जो मुझे मिले हैं, ये प्रूफ है, टेस्टिमोनी है टू माय बिलीफ दैट फिजिकल लिमिटेशंस, कि जो फिजिकल लिमिटेशंस हैं डोंट डिफाइन एनी, डोंट डिफाइन वंस पोटेंशियल, यानी कि ये जो अचीवमेंट्स है, ये जो मेडल्स हैं, ये सारे जो मुझे ऑनर मिला है, प्रेज किया गया, ये सारे प्रूफ हैं कि फिजिकल डिसेबिलिटी किसी को रोक नहीं सकती, किसी की अगर फिजिकल मतलब किसी के साथ अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो किसी की लिमिट सेट नहीं करेगा, है ना? वो किसी को बाउंड नहीं कर सकता, किसी काम को करने से, किसी टास्क को करने से, किसी लेवल पे पहुंचने से, किसी के पोटेंशियल को नहीं रोक सकता। सम ओवर मोर ओवर आई एम अ प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट मतलब, प्रोपोनेंट कौन होता है? वो कहती है, आई एम अ प्रोपोनेंट, अ पर्सन हु स्पीक्स इन सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आइडिया और एक्शन, यानी कि एक ऐसा इंसान जो किसी आइडिया या एक्शन के सपोर्ट में बोलता है किसी चीज को, यानी कि सपोर्ट करता है किसी आइडिया को, किसी एक्शन को। तो वो थी हमारी कौन, दीपा मलिक जी। वो कहती है, आई एम अ प्रोपोनेंट, प्रोपोनेंट ऑफ व्हाट, प्रोपोनेंट ऑफ द सेकंड सॉरी स्कूल ऑफ थॉट, एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, यानी कि वो कहती है मैं उस इस बात के सपोर्ट में हूँ, मैं इस बात की सपोर्टर हूँ, एबिलिटी बियॉन्ड डिसेबिलिटी, यानी कि जो लोग डिसेबल हैं वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं, इस बात को मैं सपोर्ट करती हूँ। और मैं ऐसे लोगों को क्या करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ और उनका साथ भी देती हूँ और उनकी मदद करती हैं दीपा मलिक जी। ये है डॉक्टर दीपा मलिक जिनके इंटरव्यू को हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हो? ये है हमारी इंडिया की वन ऑफ द फेमस कहें और फर्स्ट पैरालंपिक एथलीट। आगे देखते हैं, इंटरव्यू हम पढ़ते हैं इनका। इंटरव्यूअर क्या कहते हैं, दैट्स इनक्रेडिबल, ये तो अविश्वसनीय है। कुड यू शेयर समथिंग अबाउट द चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर जर्नी? क्या आप कुछ अपने जर्नी के बारे में बताएंगे जो आपने चैलेंजेस फेस किए हैं, एंड हाउ यू ओवरकेम देम, और आपने उन चैलेंजेस को कैसे compete किया, उनसे कैसे ओवरकम करा, है ना? आप डॉक्टर दीपा मलिक बताती हैं, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर मी वाज सोसाइटल परसेप्शन। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट जो मतलब एक जो सबसे बड़ा चैलेंज था, महत्वपूर्ण था और कहें इम्पोर्टेंट था, मेन था,
वो कौन-सा था? सोसाइटल परसेप्शंस, जो कि होता ही है। यानी कि ये सिर्फ़ फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ की बात नहीं है, बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जिनमें ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, व्हिच इज़ सोसाइटल परसेप्शन, है ना? जैसे पहले टाइम की अगर हम बात करी जाए, ये शायद हमारे चैप्टर से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, बट जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट, कि जैसे पहले टाइम पे हम विमेंस को एजुकेशन नहीं दी जाती थी। जब स्टार्ट हुई धीरे धीरे लड़ाई कि विमेंस को भी एजुकेट होना चाहिए, है ना, उन्हें भी पढ़ने का अधिकार मिलना चाहिए, तो बहुत सारे सोसाइटल परसेप्शंस थे कि भाई नहीं, विमेंस को घर तक बाउंड किया जाना चाहिए, वो सिर्फ खाना वाना बनाने तक एंड ये काम घर तक ही वो सीमित है। तो वो सोसाइटल परसेप्शन बदला ना लोगों ने, कि जब वुमेन्स को एजुकेट करना शुरू किया, तो वो होता है सोसाइटल परसेप्शंस। यानी कि पहली सोच, सोसाइटी के जो सोच है, उन्होंने जो अपना माइंडसेट बनाया हुआ है एक तरह से। तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं किनके बारे में? जो लोग फिजिकली डिसेबल्ड है ना? तो वहाँ पर दीपा मलिक जी कहती हैं कि जो जब वो पैरालाइज हुई थी अपने लोअर बॉडी से, तो उनके सामने एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सोसाइटल परसेप्शन, कि सोसाइटी ने तो अपने माइंड में ये बना रखा है ना कि भाई उसके तो पैर ठीक नहीं है उस इंसान के, तो वो तो कुछ कर नहीं सकता। तो वो जो परसेप्शन था उन्होंने बदला अपने एफर्ट से। तो अब वो बताती है, उन्होंने एक सबसे बड़ा चैलेंज उनका ये था, जब इंटरव्यू ने पूछा आपका पहला मतलब बिगेस्ट चैलेंज क्या था? या क्या-क्या चैलेंजेस आए और उनको कैसे ओवरकम करा? तो बताती है, मेरा बिगेस्ट चैलेंज, सिग्निफिकेंट चैलेंज था सोसाइटल परसेप्शन। पीपल ऑफन अंडर एस्टिमेट माई एबिलिटीज। पीपल मुझे अंडर एस्टिमेट करते हैं, मेरी एबिलिटीज को। मेरी उस हालत को देखकर, हमारी डॉक्टर दीपा मलिक जी को देखकर, कि उनके पैर ठीक नहीं है, तो वो उनकी एबिलिटीज को अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि वही वो तो कुछ कर नहीं सकती है ऐसे करके, है ना? ओवरकमिंग दिस रिक्वायर्ड नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो मेंटल रेजिलियंस। इसको मतलब इस चीज से ऊपर आने के लिए ना, इससे ओवरकम करने के लिए सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, मेंटल एबिलिटीज भी चाहिए, मेंटल रेजिलियंस भी चाहिए। ठीक है? आई एम्ब्रेस्ड चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव माय कैपेबिलिटीज। वो बताती हैं कि जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए, जो चैलेंजेस उनकी जर्नी में आए, उन्होंने उसे चैलेंज की तरह नहीं लिया, उन्हें एज अ अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, और अपनी कैपेबिलिटीज को प्रूव किया कि वो कितनी कैपेबल है किसी टास्क को करने के लिए। और वो बताती हैं, द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली, सपोर्ट ऑफ फैमिली कपल्ड विद माई फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड मतलब स्ट्रेंथ टू फेस एडवर्सिटी और डिफिकल्टी। यानी कि जो उनकी स्ट्रेंथ थी, किसी भी डिफिकल्टी को, किसी भी चैलेंज को फेस करने की जो स्ट्रेंथ थी, एक तो उनकी फैमिली का सपोर्ट और उनकी एबिलिटी, स्ट्रेंथ, अलाउड मी, मीन्स डॉक्टर दीपा मलिक, टू टर्न ऑब्स्टेकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स। यानी कि देखो, उनकी फैमिली का सपोर्ट, उनकी जो स्ट्रेंथ थी, और उनकी जो मेंटल पीस, और मतलब जो भी उनका टारगेट था, जो गोल था, है ना, वो सब एक साथ जब मिले, एक साथ जब आई चीजें, फैमिली का सपोर्ट, फॉर्टिट्यूड, तो वो क्या बन गए? वो उनको एक जो ऑब्स्टेकल्स थे, जो चैलेंजेस थे ना उनके रास्ते में, उन्हें कन्वर्ट कर दिया स्टेपिंग स्टोन्स में। स्टेपिंग स्टोन्स मतलब क्या होता है? अच्छा, तुमने वो गेम तो खेला होगा ना बचपन में, जैसे फ्लोर पे इस तरह से कोई भी पैटर्न होता है, ब्लॉक्स हो गए, जैसे ये रेड कलर का ब्लॉक है, ये ब्लैक कलर का है, देन अगेन ये रेड कलर का है, ये ब्लैक कलर का है, ये रेड कलर का है, ये ब्लैक कलर का है। इस तरह से होता है ना ब्लॉक्स, फ्लोर जो होता है। तो उस तरह से कि इस पे पैर रखना है, 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 और बाकियों को आपको बिना टच करे दूसरी साइड में चले जाना है, पहुंचना है। तो इस तरह से जो गेम्स होते हैं ना स्टेपिंग स्टोन के, एक पे पैर रखा, फिर आपको जंप करना है, फिर तीसरे पे जाना है, ऐसे करके। तो उन स्टेपिंग स्टोन्स में बदल दिया उन ऑब्स्टेकल्स को, और उन पर कदम रख रख कर वो अपनी जर्नी पार कर गई। ठीक है? और अपने गोल पर पहुंच गई। कौन? डॉक्टर दीपा मलिक जी। आगे देखते हैं, इंटरव्यूअर अब क्या कहते हैं भाई? योर स्टोरी इज इंडेड अ टेस्टामेंट। टेस्टामेंट मतलब प्रूफ है टू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। यानी कि डिटर्मिनेशन की जो पावर होती है, उसका प्रूफ है आपकी स्टोरी की। भाई अगर कोई भी इंसान डिटर्मिन्ड हो ना कोई टास्क करने के लिए, कोई गोल तक पहुंचने के लिए, तो आपकी स्टोरी एक बहुत ही बड़ा उसके लिए इंस्पिरेशन है, एक प्रूफ है कि भाई अगर आप कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है ना? हाउ डू यू बिलीव स्पोर्ट्स? अच्छा, यहाँ पे रुको, ये पढ़ते हैं। वेल, तुम्हें एक बात बताऊं।
जैसे यहाँ पे इनकी जो स्टोरी है वो एक प्रूफ है। अच्छा, जब तक चाँद पर कोई नहीं गया था, जब तक कोई चाँद पर नहीं पहुँचा था, तो क्या ये कहा जा सकता था कि भई चाँद पे पहुँचना पॉसिबल है? नहीं, लोग तो इम्पॉसिबल समझते थे कि भई चाँद पे तो कोई पहुँच ही नहीं सकता। लेकिन जब मेहनत की गई, खोज की गई, साइंटिस्ट ने काम किया और जब पहले पर्सन कौन पहले ह्यूमन बीइंग नील आर्मस्ट्रांग जी, जब वो कहाँ पर मून पर पहुँचे, उन्होंने कदम रखा, उसके बाद से तो लोग कहने लग गए ना कि भई मून पे पहुँचना पॉसिबल है ना? तो उनकी स्टोरी इंस्पिरेशन है हम सबके लिए कि भई अगर वो कर सकते हैं तो और कोई क्यों नहीं कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते? वैसे ही यहाँ पर अगर डॉक्टर दीपा मलिक जी ये कर सकती हैं, तो और कोई क्यों नहीं कर सकता? और कोई इंसान जिसके साथ कोई डिसेबिलिटी है, वो कोई काम, कोई टास्क क्यों नहीं कर सकता? वो भी कर सकता है, वो भी अपना गोल पा सकता है, वो भी अपना कुछ कर सकता है, अपना करियर बना सकता है, अपना अपनी जो क्षमता है वो दिखा सकता है, कोई गेम में जा सकता है, किसी अदर फील्ड में जा सकता है ना? तो यहाँ पर उनकी जो स्टोरी है वो क्या थी? एक डेटम वो थी उनके लिए, प्रूफ थी सभी के लिए। हाउ डू यू बिलीव स्पोर्ट्स एंड पैरालंपिक्स कैन कंट्रीब्यूट टू चैलेंजिंग सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स? वो पूछते हैं इंटरव्यूअर कि भाई व्हाट डू यू बिलीव, सॉरी, हाउ डू यू बिलीव स्पोर्ट्स, आपको कैसे लगता है कि जो स्पोर्ट्स है और पैरालंपिक्स है वो कैसे सोसाइटियल स्टीरियोटाइप्स को चैलेंज कर सकते हैं, यानी कि जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी जो रूढ़िवादिता है, उनका जो माइंडसेट है, उनकी जो सोच है, जो भी पुराना माइंडसेट है, पुरानी चीजें वो सोचते हैं कि भाई वो लोग कुछ नहीं कर सकते जिनके साथ डिसेबिलिटी है कोई भी टाइप की, उनके माइंडसेट को वो कैसे चैलेंज कर सकते हैं स्पोर्ट्स और पैरालंपिक्स। उनका ये क्वेश्चन है इंटरव्यूअर का। व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ पैरालंपिक्स इन योर लाइफ, और आपकी लाइफ में पैरालंपिक्स का क्या इम्पैक्ट है? डॉक्टर दीपा मलिक जी आंसर करती हैं, ऑनेस्टली आई फील स्पोर्ट्स, स्पेशली पैरालंपिक्स, हैव द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी टू चैलेंज स्टीरियोटाइप्स। वो कहती हैं कि सच में मैं ये फील करती हूँ कि स्पोर्ट्स और स्पेशली पैरालंपिक्स जो है वो एक असाधारण एबिलिटी है, इसमें एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है कि वो चैलेंज कर सकता है इन स्टीरियोटाइप्स को और चेंज कर सकता है वो एटीट्यूड लोगों का जो डिसेबिलिटी के लिए है। जो लोग ये सोचते हैं ना कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं वो कुछ नहीं कर सकते, जो स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं सोसाइटी में, उन सबको चैलेंज करने की क्षमता और एबिलिटी है स्पोर्ट्स में और स्पेशली पैरालंपिक्स में। जब लोग विटनेस करते हैं द स्ट्रेंथ, स्किल एंड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट ऑफ पैरा एथलीट्स, यानी कि जब लोग देखते हैं ना कि स्ट्रेंथ जो है, जो लोगों की ताकत है, जो स्किल है, जो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है, किसकी? पैरा एथलीट्स की, जो पैरा ओलंपिक्स में लोग पार्टिसिपेट करते हैं, compete करते हैं, उनके अंदर की स्ट्रेंथ जब लोग देखते हैं ना, इट ब्रेक्स डाउन preconceived notions, means opinions, okay, yeah, opinions about something even before knowing the truth। यानी कि इस चीज को पहले समझो, ये वर्ड जो है, तभी तुम्हें पूरा सेंटेंस समझ में आएगा। प्री कंसीव्ड नोशंस मतलब कोई भी चीज है, मान लो, ठीक है, कोई भी इवेंट है, एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ तुम्हें। मानो एक छोटा सा यार्ड है, एक छोटी सी जगह है, वहां पर हमने बोला गया कि भाई वहां पर ना आपको कम से कम 50 लोगों का क्या करना है, भंडारा करना है, ठीक है, भंडारा ले लेते हैं। एक छोटा सा यार्ड है, वहां पे 50 लोगों का भंडारा करना है। जो वहां पे आसपास में पड़ोस में लोग रहते हैं, वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे तो 50 लोगों का हो ही नहीं सकता, 50 लोग आ ही नहीं सकते, यहाँ पे 10 5 लोग आएंगे, मैक्सिमम 10 लोग आ सकते हैं इतने छोटे से यार्ड में, है ना? बाकी तो आ ही नहीं सकते। लेकिन कुछ लोग हैं, कुछ गिने चुने लोग हैं बाहर के कि भाई नहीं, हम तो यहाँ पे 50 लोगों का करके दिखाएँगे और हो जाएगा। क्योंकि उन्हें पता है, उन्होंने काम किया हुआ है, उन्होंने मेहनत की हुई है, वो कहीं इस काम में माहिर है कि वो काम करवाते रहते हैं, भंडारे वगैरह करवाते रहते हैं। ये लोग कहते हैं कि भाई 50 लोग का हो ही नहीं सकता, 10 लोग आएँगे मैक्सिमम इसमें, है ना? वो काम करते हैं, यहाँ पे टेंट-वेंट लगाया उन्होंने, जगह-वगह फिक्स करी, है ना? पूरा शेड्यूल वगैरह करा, इधर से लाइन बनाई, इधर से करा, जो भी उनका होता है स्ट्रक्चर वगैरह तैयार करा, और 50 के 60 लोग भी आ गए यहाँ पे, है ना? तो फिर इन लोगों का जो नरेशन था, जो माइंडसेट था वो चेंज हो गया ना? वो उनका माइंडसेट चेंज कर दिया इन लोगों ने अपनी ट्रिक से, अपनी काम से, अपने हार्ड वर्क से, अपनी स्किल से। तो इस तरह से समझो।
तो प्री कंसीव्ड नोशन मतलब क्या है? यानी कि किसी चीज़ को बिना जाने उन्होंने पूरी बात तो सुनी नहीं, बस देख के ऊपर-ऊपर से कह दिया कि हाँ, यहाँ पे नहीं हो सकता ये काम। पहले ही अपना ओपिनियन रख लिया कि भई हमारा तो ओपिनियन यही है कि यहाँ पे 50 लोग आ ही नहीं सकते हैं। तो प्री कंसीव्ड नोशन मतलब किसी चीज़ को पूरी तरह जाने बिना, जैसे कोई किसी की लड़ाई हो गई है, वो पूरी बात जानी नहीं, बस एक ने कुछ उल्टा-सीधा बोल दिया तो हमने ये साइड ले ली, भई वो गलत है। पूरी बात जानी तुम लोगों ने? नहीं जानी। पहले ही ओपिनियन बना लिया अपना, पहले ही माइंडसेट तैयार कर लिया कि भई वो ही गलत है। ठीक है? तो प्री कंसीव्ड नोशन ये होता है पूरा मैटर जाने बिना, पूरी क्षमता किसी की जाने बिना, पूरा सच बिना जाने बिना अपना ओपिनियन बना लेना, प्री कंसीव्ड नोशन। ठीक है? तो ख़ैर अपने उस पे वापस आते हैं। When people witness the strength, skills and competitive spirits of parathletes, it breaks down preconceived notions. यानी कि लोग जब उन पैराथलीट्स की क्या देखते हैं, स्किल्स, स्ट्रेंथ देखते हैं, कॉम्पिटिटिव स्किल देखते हैं, तो उनकी जो प्रीकंसीव्ड नोशंस हैं, उनके जो पहले माइंडसेट है, जो लोगों ने अपने दिमाग में एक इमेज बनाई हुई है कि ये लोग कुछ नहीं कर सकते, वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। उसे चैलेंज करते हैं, वो ब्रेक डाउन हो जाती है उनकी प्रीकंसीव्ड नोशन। पैरालंपिक्स हैज गिवन मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। ठीक है? पैरालंपिक्स ने क्या किया है, उन्हें एक नई लाइफ दी है, एक तरह से नई अपॉर्चुनिटी दी है, एक नई जिंदगी दे दी है। एंड हेल्प्ड मी पुश बाउंड्रीज, और इसने क्या किया है, इसने मदद की है मुझे कि मेरी बाउंड्रीज पुश करने की। यहाँ जब होता है किसी के साथ, अगर ऐसा जैसे डॉक्टर दीपा मलिक जी के साथ हुआ, उनके एकदम से बॉडी पैरालाइज हो गई पूरी नीचे से, तो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस आ जाता है कि भाई अब तो मेरी बाउंड्रीज इतनी होगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन पैरालंपिक्स एक ऐसी चीज़ थी उनके लिए जिसने हेल्प की उनकी वो बाउंड्रीज क्रॉस करने में, उनको आगे बढ़ने में, उससे उनसे सॉरी पैरालंपिक्स से उन्हें ये समझ आया कि वो कुछ भी कर सकती हैं। वो अगर इतने ऊँचे पद पर पहुँच सकती है, वो इतना बड़ा कॉम्पिटिशन जीत सकती है, तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती, है ना? उन्होंने अपनी बाउंड्रीज़ क्रॉस करना इससे सीखा, पुश करना इससे सीखा। इट हैज़ मेड मी व्हाट आई एम टुडे। मैं आज जो भी हूँ, मुझे पैरालंपिक्स ने बनाया है। पैरालंपिक्स का बहुत बड़ा हाथ है, बहुत हेल्प करी है। It has made me realize that individuals with disabilities can be as capable, if not more than the able body counterparts. वो कहती हैं कि मतलब वो बताती है कि मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई है कि जो लोग डिसेबल्ड है ना, वो कैन बी एबल्ड एज़ ओके, मतलब जो लोग एबल हैं, जिनकी बॉडी ठीक है, वो जितना काम कर सकते हैं, वो ठीक है। लेकिन जो डिसेबल्ड है ना, वो उससे ज़्यादा काम कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई है। यानी कि अगर उनसे कोई एक बॉडी पार्ट उनका ठीक नहीं है, अगर भगवान ने वो ले लिया है ना, तो उनके अंदर उतनी और पावर डाल दी है कि वो और कोई टास्क बहुत ही बढ़िया तरीके से कर सकते हैं। इतने बढ़िया तरीके से कि शायद कोई जो जिनकी बॉडी बहुत ही अच्छी है ना, वेल बीइंग है कोई बढ़िया, तो वो भी ना कर पाए। उनको एक्स्ट्रा पावर दे दी जाती है। ठीक है? बस उसे पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, अपने अंदर की स्किल को, अपने अंदर की पावर को पहचानो तुम। यहाँ पे ये बताया गया है डॉक्टर दीपा मलिक जी के द्वारा। आगे देखते हैं आगे क्या है इंटरव्यू में। इंटरव्यूअर पूछते हैं बियॉन्ड द मेडल्स, मेडल्स के अलावा देखा जाए, यू हैव बिकम वोकल फॉर इंक्लूसिविटी। यू हैव बिकम वोकल फॉर इंक्लूसिविटी का मतलब यहाँ पे लिख दिया मैंने मीनिंग, इंक्लूडिंग एवरीवन एंड देयर थॉट्स एंड ट्रीटिंग देम इक्वली। यानी कि इंक्लूडिंग एवरीवन एंड देयर थॉट्स एंड ट्रीटिंग देम इक्वली, सबको इक्वली ट्रीट करना। वो कहते हैं कि मेडल्स के अलावा देखा जाए तो आप उन लोगों की आवाज बनी है जो मतलब सभी को अगर इकट्ठा कर लिया जाए, सबका एक थॉट है और उनको क्या करना, इक्वली ट्रीट करना। समझ में आया नहीं आया, बताती दोबारा से, रुको पहले पूरा सेंटेंस देख लेते हैं। एंड एक्सेसिबिलिटी, यानी कि वो कहते हैं कि जो लोग एबल नहीं है, जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, जो डिसेबल्ड हैं, उन लोगों की सोच होती है ना कि भाई कुछ करके दिखाना है ना? कोई गेम में आगे जाना है, पैरालंपिक्स जीतना है या कुछ भी, तो उनकी आप आवाज़ बनती हैं, आप सबके लिए आवाज़ उठाती हैं, आप सबको हेल्प करती हैं। तो आप वो हैं, मेडल्स के अलावा देखा जाए आप ये काम भी करती हैं, है ना? एंड एक्सेसिबिलिटी, यानी कि आप उनको क्या पहुँचाती है, मदद पहुँचाती है, आप उनके लिए आवाज़ उठाती हैं और साथ ही जिन लोगों के पास सोर्सेज़ नहीं है, आप उनको सोर्स भी पहुँचाती हैं। आप ये इस बात के लिए भी बोलती हैं कि सबको एक्सेस मिलना चाहिए, सबको इक्वल अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलनी चाहिए।
हाउ डू यू सी योर रोल इन एडवोकेटिंग? आप अपना रोल कैसे देखती हैं एडवोकेटिंग में? एडवोकेटिंग में मतलब सपोर्टिंग और सजेस्टिंग एन आइडिया, यानी कि कोई आइडिया सजेस्ट करना, कोई किसी चीज को सपोर्ट करना। जैसे पैरालंपिक्स को वो बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, डिसेबल्ड लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, है ना? आप उसमें अपना रोल कैसे देखती हैं? फॉर डिसेबिलिटी राइट्स एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है, अपने डिसेबल्ड राइट्स के लिए और इंक्लूसिविटी के लिए। इस पे हमारी डॉक्टर दीपा मलिक जी क्या कहती हैं? इस पे हमारी डॉक्टर दीपा मलिक बताती हैं, एडवोकेसी इज इंटीग्रल इनटू माय मिशन। जो एडवोकेसी है वो मेरा इज इंटीग्रल टू माय मिशन। वो बहुत ही ज्यादा मेरे करीब है, मतलब बहुत, वो उसको अपना मानती है काम, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसपे वो काम करती हैं और वो कहती हैं कि मैं ये तो काम करती रहूँगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जो अचीवमेंट्स पाई हैं, जो चैलेंजेस लड़े हैं, वो नहीं चाहती कि कोई और उतनी ज़्यादा डिफिकल्टीज़ पड़े। उन वो चाहती हैं कि जो और लोग हैं, जो ऐसी दुविधा में, ऐसे चैलेंजेस में हैं, उनकी जो जर्नी है उसको वो ईज़ी करे जितना हो सके, और उनको सपोर्ट करके उनको भी किसी मुकाम तक पहुँचाने के लिए हेल्प कर पाए इन एनी वे। I strongly believe in working for the cause of strengthening the emotional health of persons with challenges and empowering women through outdoor sports and adventure activities. क्या कह रही हैं यहाँ पर? वो स्ट्रांगली बिलीव करती हैं किस काम में? वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग द इमोशनल हेल्थ ऑफ पर्सन्स। वो कहती हैं कि भाई जो इमोशनल हेल्थ है ना लोगों की, उसको स्ट्रेंथन करने में वो काम करती हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं कि भाई इमोशनली, अगर उनकी इमोशनल हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो वो कैसे काम करेंगे? मतलब अगर किसी के साथ कोई डिसेबिलिटी है किसी की, है ना, तो वो अगर वो इमोशनली स्ट्रांग नहीं होंगे कि भाई मैं कुछ करके दिखाऊं, अगर वो जज्बा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा? तो इमोशनल सपोर्ट वो बहुत करती हैं लोगों को विद चैलेंजेस एंड एम्पावरिंग वुमेन। और वुमेन एम्पावरमेंट में उन्होंने बहुत काम किया है थ्रू आउटडोर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट में उन्होंने बहुत काम किया है। वो सजेस्ट करती है आउटडोर स्पोर्ट्स के लिए और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए। वो सपोर्ट करती हैं लोगों को, कौन से लोगों को? जो लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटा है जिनका, यानी कि जिनके पास फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा अच्छा नहीं होता, जिन लोगों के साथ कोई भी प्रॉब्लम होती है रिलेटेड टू सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, ठीक है। वो उन लोगों को बहुत सपोर्ट करती हैं, उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराती हैं, और मतलब जो पैरा स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, जिनके पास ज़्यादा सोर्सेज नहीं होते, जो फाइनेंशियली ज़्यादा अच्छे नहीं होते, जिनको ज़्यादा इस बारे में पता नहीं होता, उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, उनको इक्विपमेंट्स देती हैं, उनको जानकारी पहुंचाती हैं एंड अलग अलग वेज में उनकी हेल्प करती है। कौन? डॉक्टर दीपा मलिक। आई बिलीव, वो कहती है मुझे कि मतलब ये चीज़ बिलीव करती हूँ कि जो यूथ है, जो नौजवान है ना आजकल के, वो कल की वॉइस है, आवाज़ है हमारे इंडिया की, हमारे समाज की। तो इसीलिए वी ऑर्गेनाइज डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स अवेयरनेस, और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स अवेयरनेस फैलानी चाहिए। हमें ऑर्गेनाइज करने चाहिए ऐसे कैंप्स, ऐसे सेशंस, ऐसी क्लासेस, जो लोगों को पता चले, अवेयर करे ऐसे डिसेबल्ड लोगों की हेल्प करने के लिए, और जो डिसेबल्ड हैं उनको आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। एंड एडवोकेसी सेशंस करवाने चाहिए अलग अलग बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में, ताकि लोगों को, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा इस बात की इंफॉर्मेशन हो। उनका गोल क्या है वो बताती है, माई गोल इज टू कंट्रीब्यूट टू क्रिएट अ सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी में बनाना चाहती हूँ जहां पर एवरीवन, हर एक, हर कोई, रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, इज ट्रीटेड विद डिग्निटी। यानी कि वो एक ऐसी सोसाइटी बनाना चाहती हैं, एक ऐसा समाज क्रिएट करना चाहती हैं जहाँ पर हर कोई सम्मान पाए। डजेंट मैटर उसके साथ कोई डिसेबिलिटी है, कोई एबिलिटी है, मतलब फुल वेलबींग है, किसी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, किसी के साथ बॉडी में कोई दिक्कत है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए, ना कि उनको अलग नजरिए से देखा जाना चाहिए। उन सबको सम्मान मिलना चाहिए इक्वली एंड गिवन अ फेयर चांस टू सक्सीड। और फेयर चांस होना चाहिए सक्सेस के लिए, यानी कि सक्सेस पाने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलने चाहिए, है ना। अब कहते हैं हमारे इंटरव्यूअर लास्टली, अब वो लास्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं?
व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर इंडिविजुअल्स फेसिंग चैलेंजेस? आप कोई एडवाइस दीजिए, आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी उन लोगों के लिए, उन इंडिविजुअल्स के लिए जो ऐसे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं एंड सेटबैक्स, स्पेशली दोज विद डिसेबिलिटीज, और खासकर उनके लिए जो डिसेबल्ड हैं, हु एस्पायर्स टू अचीव देयर गोल्स, who aspires to who aspires to achieve their goals, और अपने गोल्स जो पाना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए कोई आप एडवाइस दीजिए। तो क्या एडवाइस देती है डॉक्टर दीपा मलिक? वो कहती है, मैं ये कहना चाहूंगी, एवरी सेटबैक इज एन अपॉर्चुनिटी। हर एक सेटबैक, सेटबैक मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो गई है ना, कोई मान लो आप किसी एक स्टेप में फेल हो गए, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चैलेंज है, उसको एज अ परेशानी मत लो कि भाई भाई अब क्या हो गया, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, या मैं तो फेल हो गया। नहीं नहीं, ऐसे नहीं समझना, उससे क्या समझना है, एक अपॉर्चुनिटी समझना है टू प्रूव योर स्ट्रेंथ। कैसी अपॉर्चुनिटी? अपने आप को प्रूव करने की, अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने की। सराउंड योर सेल्फ विद सपोर्ट सिस्टम। अपने आप को सराउंड करो किससे? एक सपोर्ट सिस्टम से। बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में बिलीव रखो, ठीक है। एंड लेट योर जर्नी इंस्पायर अदर्स, और एक दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बनो, ठीक है। रिमेंबर डिसेबिलिटी इज नॉट अ लिमिटेशन। ये याद रखो कि जो डिसेबिलिटी है ना, कोई लिमिटेशन नहीं है, इट्स अ यूनिक स्ट्रेंथ वेटिंग टू बी अनलीज। अनलीज मतलब होता है रिलीज ऑफ सम, इधर, ओके, रिलीज ऑफ समथिंग पावरफुल दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। रिलीज ऑफ समथिंग पावरफुल दैट कैन नॉट बी कंट्रोल, यानी कि किसी पावरफुल चीज का रिलीज होना जो कि कंट्रोल नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर वो कहती हैं कि जो डिसेबिलिटी है वो लिमिटेशन नहीं है, ये एक यूनिक स्ट्रेंथ है जो बस एक बार अपना मतलब वेट कर रही है कि आप जैसे ही अपनी एबिलिटी दिखाओ, अपने स्किल्स को निखारो ना, वो एकदम से बाहर आएगी, जो इतनी पावरफुल है कि उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। मतलब तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है, इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी ज्यादा स्किल्स है, तुम काम तो करो उन पे, और अपने आप को किससे सराउंड कर लो? सपोर्ट सिस्टम से। सपोर्ट सिस्टम से मतलब पॉजिटिव लोगों से, ठीक है। नेगेटिव में मत बैठो जाके, जो पहले ही हार मान लेते हैं कि भाई ये क्या हो पाएगा, ये काम करना है तुमने, ये नहीं होने वाला। ऐसे लोगों को बैठना नहीं चाहिए। तुम लोगों को भी बोल रही हूँ, कभी नेगेटिव लोगों के साथ मत घूमना, है ना। जो तुमने सोचा है ना, टारगेट लगाया कि भाई मैं तो 99% लेके आऊंगा, अगर तुम ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हो ना कि 99%, अरे क्या हो रहा है तेरे से नहीं आएंगे 99%, उन लोगों से बात ही मत करो। 99% मैं लेके आऊंगा, 99%, ठीक है। 99 के 100% भी आएंगे तुम्हारे। आगे देखते हैं इंटरव्यूअर क्या कहते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स, यानी कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो हमारे साथ बातें की, आपने जो अपने विचार हमारे साथ शेयर करे। योर स्टोरी इज अनडाउटेडली इंस्पिरेशनल। आपकी जो स्टोरी है वो नो डाउट बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है। एंड लास्ट में हमारी डॉक्टर दीपा मलिक कहती है, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स बीन अ प्लेजर। थैंक यू सो मच मेरे से बातचीत करने के लिए, फॉर दिस इंटरव्यू, इट्स बीन माई प्लेजर, यानी कि ये मेरा सौभाग्य है। और यहीं पर हमारा जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर कोई भी डाउट रहता है, कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब हम मिलेंगे किसी और चैप्टर में या बूम के साथ इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, कीप स्टडिंग एंड प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। बाय।